हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप भाई? आप आई होप कि सब बढ़िया होंगे। साइंस आचार्य हिंदी मीडियम के अंदर आप सबका स्वागत है। देखिए 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स, अपन प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट कर दी थी। इसके 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास तक करवा दिए हैं, ठीक है ना। ये जो है ये थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट इसके पहले कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हो तो पहले वो देखना, तब आपको ये समझ में आएंगे। एक बार जल्दी से ब्रीफली बता देता हूँ मैं कि अपन ने क्या किया था। अपन ने समुच्चय के प्रकार देखे थे, ठीक है ना। समुच्चय के प्रकार देखे थे अवयवों की संख्या के आधार पर। तो एक तो देखा था अपन ने शून्य समुच्चय, या फिर इसी को अपन ने क्या बोल दिया था, रिक्त समुच्चय। फिर इसके बाद में जब अवयवों की संख्या निश्चित होती है, मतलब जिसको अपन गिन पाए, तो इसको अपन बोल देते थे परिमित समुच्चय। क्या बोलते थे? परिमित समुच्चय, ठीक है ना। और अगर संख्या जो हो अवयवों की वो अनंत हो, मतलब जिसको गिन नहीं पाए, तो उसको अपन ने बोल दिया था अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। और इसके अलावा जो बुक से अलग मैंने बताया था एक, जिसको अपन ने तो बोल दिया था समान समुच्चय, ठीक है ना। वो क्या था कि अगर दोनों समुच्चय बराबर हैं, मतलब इसके अवयव और उसके अवयव बराबर हैं, तो उसको समान समुच्चय बोल दिया। इसके अलावा एक और समुच्चय होता है, अगर नहीं बताया था तो खाली सुन लेना, जिसको अपन बोलते हैं तुल्य समुच्चय। क्या बोलते हैं? तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय में क्या होता है? ए के अवयवों की संख्या, ए के अवयवों की संख्या बराबर होती है बी के अवयवों की संख्या के, ठीक है ना। दो के अगर केवल अवयवों की संख्या बराबर है तो उसको अपन तुल्य समुच्चय बोल देते हैं। हालांकि ये बुक में था नहीं और शायद अपन इतना पढ़ा भी नहीं होगा, मैंने नहीं बताया होगा, अभी बता दिया मैंने तुल्य समुच्चय। चलो एक्स्ट्रा है ये तो। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन को किया था अपन ने, मतलब सेकंड क्वेश्चन तक किया था, थर्ड क्वेश्चन से करना है। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखो क्या है। आपको इसके अंदर बताना है कि ये समुच्चय परिमित है अथवा अपरिमित है, ठीक है ना। ये चीज बतानी है, तो करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन इसने बोल दिया कि परिमित है कि अपरिमित बताना है। पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। चलो ठीक है, जल्दी से एक बार अपने माइंड के अंदर ये आंसर कर देना, ठीक है ना। ये परिमित है कि नहीं है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित है कि नहीं है? अपरिमित है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय और मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ठीक है ना। जल्दी से चाहो तो इधर पॉज करके एक बार आंसर लिख लो आप लोग, फिर उसके बाद में मैच करना, तो आपको पता चलेगा कि आपको कहां तक बात समझ में आई है। अगर कोई गलत होगा तो वो भी पता चलेगा क्यों गलत हुआ, आप उसको सुधारोगे। चलो क्वेश्चन करते हैं अब। सबसे पहला एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। चलो एक्स अक्ष कौन सी होती है? देखो ये है अपने पास में ग्राफ में एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। अब इसके समांतर रेखा तो ये भी है, तो इसके समांतर रेखा ये भी है, इसके समांतर रेखा ये भी है, इसके समांतर ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब मैं इस बोर्ड के नीचे इधर भीत पे बना दूंगा ना तो भी है, और जहां बोर्ड खत्म हो रहा है अगर उसके ऊपर बना दूंगा ना आकाश के अंदर तो भी है। इसके समांतर होनी चाहिए और इसके समांतर है, तो गिन सकते हो क्या तुम लोग? नहीं गिन सकते। तो ये कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। कैसा होगा? ये होगा अपरिमित समुच्चय। चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कितने तो होते हैं अक्षर? ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 होते हैं। गिन सकते हो क्या उसको? गिन सकते हैं, निश्चित है। जी हाँ जी हाँ। तो क्या है ये? परिमित समुच्चय। क्या है ये? परिमित समुच्चय है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अच्छा चलो ठीक है, अगर इसका समुच्चय बनाना शुरू करें अपन, तो इसका समुच्चय बनाऊंगा तो मैं क्या बनेगा? देखो सबसे पहले तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 0, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, और ये तो अनंत तक बनता ही जाएगा। इसका मतलब अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है ना। कैसा होगा ये भी होगा अपरिमित समुच्चय। ये होगा अपरिमित समुच्चय। चलो अगला फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखो ये जो क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन एक तरीके से जो बोलते हैं ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरी दृष्टि में था ये, लेकिन अगर जो बुक जो इसका एक्सप्लेनेशन देती है ना, वो तो ये है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये बोलता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो है वो जानवरों ने बना लिया, मतलब कि इंसानों ने बना लिया, कि इंसान भी एक तरीके का जानवर है। तो उसको अगर समुच्चय बनाए तो कितने जानवर होते हैं टोटल? अगर उन सबको अपन नोट करना शुरू करें तो एक दिन ऐसा आएगा कि सबको अपन नोट कर लेंगे, मतलब गिन सकते हैं ना भाई। आदमी से लेकर के गिनना शुरू करना, तो आदमी, बांदरों, गाय, गंडक, फिर उसके बाद में सूल्डो, और कितने होते हैं, फिर उसके बाद में जंगली जानवर पे आ जाना, ठीक है ना। तो जंगली जानवर फिर ये कुत्ता, बिल्ली, बकरी,
भैंस, इस तरीके से सारे जानवरों को आप लिस्ट करना शुरू करना, ठीक है ना। जंगल वाले सारे ले लेना, सड़क वाले सारे ले लेना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबको सूचित तो कर लोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं ना, जैसे देखो ये क्वेश्चन है एक कि संख्याओं का, अब ये अपरिमित हो सकता है क्योंकि अनंत हो सकते हैं। जानवर अनंत हो सकते हैं क्या, कि एकदम से ऐसा कोई जानवर आ गया जिसको अपन ने पहले देखा ही नहीं, चलो इसको भी लिस्ट में ले लो। फिर कभी ऐसा जानवर आपको मिल गया जिसको आज तक कभी देखा ही नहीं, बिल्कुल नई चीज़ ही बन गई। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जानवर कोई नए नए बनते जा रहे हैं रोज, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक निश्चित संख्या रहती है इसकी। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, अपरिमित, अपरिमित नहीं सॉरी परिमित, ठीक है ना। इसको क्या बोल देंगे अपन, परिमित समुच्चय, क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, उसको लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बना सकते हैं। अच्छा, अगला है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ठीक है। चलो इसके लिए क्या होगा, तो ये मैं बता देता हूँ कि ये होगा अपरिमित समुच्चय। अच्छा, रीज़न कि भाई क्यों हुई अपरिमित समुच्चय, तो देखो ये अपरिमित समुच्चय होगा अगर मैं मूल बिंदु बना दूं, ये मेरा मूल बिंदु है। अब इससे जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो इससे जाने वाले वृत्त तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है, फिर ये भी है। अब जरूरी थोड़ी यही है, इधर भी है, फिर इधर है। ये कितने वृत्त हो सकते हैं ऐसे, तो ऐसे तो अनंत वृत्त हो सकते हैं, ठीक है ना। कितने भी वृत्त बना लो, बस वो मूल बिंदु से जाना चाहिए। तो ऐसे अनंत वृत्त पॉसिबल है, मतलब आप अनंत वृत्त बना सकते हो। जब अनंत वृत्त बना सकते हो तो अपन इस मूल बिंदु से जाने वाले जो वृत्तों का समुच्चय होगा इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि कितने हैं ना तुम जानो ना हम, वो क्या चीज हो गई, अपरिमित, ठीक है ना। मैं साइड में होता हूँ, आप नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि आपको ये बताना है कि ये a बराबर b है अथवा नहीं है। तो a बराबर b मैंने बता रखा है कि आपके जो समुच्चय में जितने अवयव इसमें हैं उतने ही दूसरे में होने चाहिए, और जो अवयव हैं वही के वही होने चाहिए, आगे पीछे होंगे उसका फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। चलो देखो अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, तो पहला इसका लिखा हुआ है कि ये a और b जो आपको चेक करना है उसमें देखो यहाँ पर तो क्या है a b c d, ठीक है ना। इधर क्या है d c b a। अच्छा, क्या जो चार वहीं पे है, जो चार वहाँ है वही चारों के चारों यहाँ है क्या, हाँ तो है D C B A। इसका मतलब क्या है, ये A बराबर B है, पहला वाला A बराबर B है क्योंकि क्रम आगे पीछे हुआ है, बाकी तो ठीक है। अब देखो इसमें 4 है, 8 12 16, इधर 8 4 16 18 है। अच्छा, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो एक एक अवयव को देख लेना। देखो इधर 4 है, इधर 4 है, हाँ जी है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, इधर 12 है, इधर नहीं है, इधर 16 है, इधर 16 है, लेकिन इधर 12 है, इधर तो 12 है ही नहीं, इधर 18 है, इधर है ही नहीं। तो क्या बराबर है क्या, तो ये क्या है, A नॉट इक्वल्स टू B है, A और B यहाँ पर बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, 2 4 6 8 10, x जहाँ x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन 100। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, क्या लेस देन 100 ही लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पर लेस देन 100 ये मैंने लिख दिया है, लेस देन 100 नहीं है, लेस देन 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लेस देन 10 है। अच्छा, एक बार चेक करना, अगर इसको बनाऊं मैं सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, सम भी होना चाहिए, धन होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, और x 10 के बराबर इससे छोटा होगा, तो 2 4 6 8 और 10 यही तो बनेंगे, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। इसलिए क्या है, ये a और b जो हैं वो बराबर हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, a बराबर b आएगा। अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन, x जहाँ x संख्या 10 का गुणज है। अच्छा, एक बार इसके लिए मैं समुच्चय बना देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। अगर x संख्या 10 का एक गुणज है तो क्या होगा भाई, 0 से अगर स्टार्ट कर दूं बाई चांस में, वैसे तो अगर पूर्णांक प्राप्त, इसने कुछ बोला नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पूर्णांक और प्राकृत संख्या, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मैं 10 से शुरू करता हूँ। पहली संख्या 10, उसकी अगली 20, फिर उसकी अगली 30, उसका अगला 40, और ये कहाँ पर खत्म है ये भी क्वेश्चन है, नहीं बोला। चलो ठीक है, अब b को देखो, 10 15 20 25 30, मतलब 10 20 30 जो इधर आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन ये 15 25 ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसका मतलब क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो ये दोनों भी बराबर है नहीं, बराबर ये दोनों भी नहीं है। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से नोट करना, इसको साइड में हो जाता हूँ मैं, देखो आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्न स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन 5 है ना, ये बता रहा है कि आपको बताना है a बराबर b है या नहीं है। तो देखो a तो आपको दिख ही रहा है, क्या लिखा हुआ है, 2,3 लिखा हुआ है। अगर मैं b को देखूं ध्यान से तो वो बोल रहा है समीकरण का एक हल है, मतलब पहले इसको हल लिखना पड़ेगा मुझे। तो इसका हल ऐसा हो जाएगा, देखो x² प्लस 2x प्लस 3x बराबर
प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन लूंगा, x प्लस 2 आ जाएगा। इधर से भी x कॉमन, इधर से 2 कॉमन लूंगा, इधर से 2 कॉमन लूंगा, ठीक है ना। अच्छा 3 2 5 और 3 दूनी 6, ये तो अच्छा गलत बना दिया क्या इसका, चलो देखते हैं। हाँ 3 कॉमन लूंगा ना इसमें से, 2 नहीं 3 कॉमन लूंगा इसको, ठीक है। इसमें से कॉमन लूंगा मैं 3, देखो 3 कॉमन लिया तो इधर आ गया x प्लस 2 बराबर में 0। भाई x प्लस 2 कॉमन आ गया, बच्चा इधर x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या है आपके पास में, -2 या -3। तो ये वाली जो बनेगी ना समुच्चय, वो बनेगा -2 और -3। क्या 2 3 और -2 -3 बराबर है क्या, नहीं है बराबर, इसलिए ये क्या होंगे, a नॉट इक्वल्स टू b, समान समुच्चय नहीं है, ये इसका आंसर होगा। अब a देखो, इस a को अगर मैं बनाऊँ का, क्या बोल रहा है ये x, जहाँ x शब्द फॉलो शब्द का एक अक्षर है। चलो a बनाते हैं, तो a क्या बनेगा, फॉलो के लिए f o, फिर l 2 बार है, एक बार ही ले लेना, o पहले लिख ही चुका, बचा क्या खाली w, ठीक है ना। b को देखना, b क्या है, तो b बोल रहा है वोल्फ होना चाहिए, तो w o l f। क्या इधर जो 4 है वही इधर 4 है क्या, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, a बराबर b है, और होगा a बराबर b है, ठीक है ना। अभी मैंने ब्लू मार्कर का यूज़ किया, एक बार कैमरा भी देखना पड़ेगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हाँ ब्लू मार्कर और अच्छे से दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 6 क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है कि आपको समान युग्म पहचानने हैं। समान युग्म कौन से हैं, चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखो a में 2 4 8 12 है, इसमें दिख रहे हैं क्या, तो इसमें 2 4 दिख रहा है, 8 12 नहीं है, ठीक है छोड़ो। इसमें 8 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, छोड़ दो। इसके भी बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता, इसके बराबर भी नहीं है और इसके बराबर भी नहीं है, इसका मतलब a किसी के भी बराबर नहीं है, तो a को तो छोड़ दो, ठीक है ना। आंसर लिख दूंगा इसके मैं इस तरफ। अब b को देखो, 1 2 3 4 और कहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहला एक आंसर तो आ गया आपका b बराबर d है। अब और देखो, क्या और किसी के बराबर हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। चलो c पे आ जाओ, 4 8 12 14 और कहीं दिख रहा है क्या, 4 8 12 14, तो ऊपर नीचे कहीं भी नहीं दिख रहा, इसलिए c भी किसी के बराबर नहीं होगा। d को मैंने पहले इसके बराबर कर ही दिया, फिर d को और नीचे देख लो कोई बराबर होगा क्या, तो नहीं होगा, छोड़ो। e पे आ जाओ, ये बोल रहा है -1, ये बोल रहा है 1, -1, तो बात तो एक ही है, इसलिए e और g भी बराबर होंगे, तो e और g का जो युग्म होगा वो बराबर होगा। e और g हो गया। अगला देखना, e को किया अपने चेक। अब देखो 0, a, तो अपने को ये वर्णमाला का अक्षर मतलब कि अंग्रेजी वाला a e i o u a b c d कहीं दिख ही नहीं रहा, और इसलिए ये तो किसी के बराबर नहीं होगा। g e के बराबर होगा, पहले लिख चुके। 0, 1 और कहीं दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा, इसलिए अपने पास में केवल ये 2 युग्म होंगे जो बराबर होंगे, ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी हो गए, और मेरे हिसाब से प्रश्नावली 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं साइड में भी होता हूँ, नोट करो आप। हाँ, तो प्रश्नावली 1.2 जो है वो अपनी कंप्लीट हो गई, बहुत बढ़िया। अब अपन इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है उपसमुच्चय। तो अपन स्टार्ट करेंगे अब उपसमुच्चय, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय क्या होता है ये देखिए, नोट कर लिया होगा आपने इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और अब अपन शुरू कर रहे हैं उपसमुच्चय। देखिए बहुत सिंपल सा और बढ़िया टॉपिक है उपसमुच्चय। 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं बुक से डेफिनेटली आपको, और ये भी बताऊंगा कि वो आपको ध्यान अभी नहीं रखनी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी समझ में नहीं आएगी फिर अभी वाली चीज़। तो पहले अभी वाली के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ आएगी वो बताऊंगा मैं। अपन पढ़ रहे हैं नया टॉपिक, उसका नाम है उपसमुच्चय, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब सेट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, सबसेट, उपसमुच्चय, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसकी परिभाषा बता देता हूँ तुमको। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा ये है कि यदि 2 समुच्चय a अथवा a और b है, तो यदि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव है, तो a को b का उपसमुच्चय बोलते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे को पता है आधों को बात समझ में आई होगी और आधों को पता भी नहीं चला होगा क्या बोला है मैंने। तो परिभाषा कोई पूछता भी नहीं है तुमसे, तुमको खाली बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैं तुमको लिखवाना चाहूँ तो परिभाषा में लिखवा सकता हूँ। तो परिभाषा क्या है, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर परिभाषा इसकी लिखवा रहा हूँ, कोई मतलब की नहीं है, तो तुम भी भले याद मत करना उसको। समुच्चय a और समुच्चय b है अपने पास में, ठीक है ना। 2 समुच्चय है, a का क्या लिख रहा हूं मैं, a का प्रत्येक अवयव, a का प्रत्येक अवयव, b का भी अवयव है,
तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। नोट्स बनाना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज मैं लिखवा रहा हूं तुमको, ठीक है। ये हुआ। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसका प्रतीक होता है, ठीक है ना। प्रतीक क्या होता है, जो चीज मैंने लिखी ना यहाँ पर ए बी का उपसमुच्चय है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए जो है ए ये बी का उपसमुच्चय है, ठीक है ना। क्या लिखूंगा इसको, ए जो है ए ये बी का उपसमुच्चय है, मतलब कि ए बी का उपसमुच्चय है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है। अगर उपसमुच्चय नहीं है इसका मतलब है, अगर मैंने ऐसा साइन बना दिया, कैसा, इसको बना के काट दिया, तो इस वाले को क्या बोलते हैं, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। अब मेरी बात ध्यान रखना, इसी के साथ में उस साइन को भी याद कर लो, इसको अपन बोलते थे बिलोंग्स टू, ठीक है ना, इसको बोलते थे बिलोंग्स टू, इसका मतलब इसका अवयव है। और इसको क्या बोलते हैं, ये साइन है सबसेट का, किसका, सबसेट का, जो अभी पढ़ा है। दोनों अलग हैं, गलती से एक मत समझ लेना, गलती से दोनों को एक मत कर देना। आओ, प्रतीक इसका क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है ना, और नोट इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़े नोट को निकालना अपनी जेब में से और उसके ऊपर लिख लेना वाले। तो नोट क्या लिखवा रहा हूं मैं, नोट लिखवा रहा हूं कि यदि ए जो है वो बी का सबसेट है, ये सबसेट का साइन है, ठीक है ना, थोड़ा ढंग से बनाता हूं ताकि ध्यान रहेगा। ए जो है वो बी का सबसेट है और इसका उल्टा भी सही है, मतलब कि बी जो है वो ए का सबसेट है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ए बराबर बी होगा ही होगा, तभी ऐसा संभव है, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल बताता हूँ तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगी बात पूरी, ठीक है। और एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, ये पॉइंट्स तुम्हारे सामने लिखे मैंने ताकि क्वेश्चन आराम से कर लो, फिर अपन बिना देखे भी इसको क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ए ये लिखा है आपके पास में 5a13, एग्जाम्पल है, एक तो लिखा है 5, ए लिखा है 1,3, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा है बी 159, बी लिखा है 159, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर है ये 9, 159 और सी है 13579, 13579, इतना ही क्या, ठीक है, यही है। और आपको बोल रहा है 5ab 5b ab ac bc, ठीक है। अब इसने जो भी दिया ना वो दिया है आपको 5 का, फिर ए का, फिर बी का, बी 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 बी, फिर इसने दिया है ए सी और बी सी, ठीक है, ए और बी सी। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मेरी एक बात सुनना तुम और समझना इस चीज़ को कि मैंने इधर लिखा है ए बराबर क्या है 1,3 है, ठीक है, बी बराबर 159 लिखा है, सी बराबर 13579 लिखा है। जब भी चेक करना हो ना तो इसका मतलब होता है कि ए बी का उपसमुच्चय है। कब है, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में दिखना चाहिए। इसका मतलब एक एग्जांपल पहले यहाँ पर एक छोटा सा बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने बी बराबर तो लिख दिया ए ई आई, ये लिख दिया, ठीक है ना, और ए बराबर लिख दिया ए। तो बताओ क्या ए का प्रत्येक अवयव इसमें दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल जाएगा आपके पास में, ए सबसेट है बी का। बात समझ में आ गई होगी इस तरीके से। अच्छा और क्या, एक और मैंने मान लिया, देखो बी तो लिखा हुआ है ऊपर, मैंने सी मान लिया और सी मैंने मान लिया ई ए। अब देखो क्या सी का प्रत्येक अवयव बी में दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। इसलिए अपन यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं कि सी जो है वो भी सबसेट है किसका? बी का। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कि ई जो है वो क्या है, तो ई जो है वो आई ई है। क्या आई ई इसमें दिख रहा है? तो यहाँ से मैं लिख दूंगा ई जो है वो सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात समझ में आई तो वाले आंसर तुम कर दोगे। सबसे पहले लिखा है कि फाई, फाई का मतलब क्या होता है? तो फाई का मतलब पिछली क्लास में बताया था मैंने, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय, दोनों बोलते हैं इसको, मतलब ऐसा वाला। ठीक है ना। तो फाई जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, फाई जो होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना। तो इधर क्या लिख देंगे कि एक नोट जो पॉइंट लिखा ना, इसी के साथ में एक पॉइंट और लिख देना कि फाई
सभी का उपसमुच्चय होता है। फाई सभी का उपसमुच्चय होता है। एक तो ये पॉइंट लिखेंगे एक्स्ट्रा, और इसी के साथ में समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। ठीक है, 2 पॉइंट लिखा है। एक तो लिखा है मैंने कि फाई जो होता है वो सभी का उपसमुच्चय होगा, और एक समुच्चय खुद भी होगा। अब सुनो, फाई कैसे होगा? फाई का मतलब क्या होता है? कोई भी अवयव नहीं। अब मैं इसमें ऐसा मान सकता हूं, अगर 1 नहीं होगा और 3 नहीं होगा मतलब कोई भी नहीं होगा, इसलिए फाई सबका उपसमुच्चय होता है। तो ये किसी के साथ भी आए, ये हमेशा सबका उपसमुच्चय होगा। तो पहले का आंसर आ गया। अब ए और बी को देखो, ए में 1 और 3 दिख रहा है, बी ये रहा। क्या बी में भी 1 और 3 दिख रहा है? क्या भाई 1 तो दिख रहा है लेकिन 3 नहीं दिख रहे हो, ठीक है ना, कठिन चला गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिख रहा है क्या? नहीं, इसलिए ये समुच्चय नहीं है, मतलब उपसमुच्चय नहीं है। देखो उपसमुच्चय बना के मैंने काट दिया, ठीक है ना, ये वाला साइन उपसमुच्चय नहीं है। अगला देखना, ए और सी की बात कर रहा हूं मैं। ए के अंदर 1 है, इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। बी के अंदर देखो 1, 5 और 9, इसमें भी दिख रहा है 1, 5 और 9, तो ये इसका उपसमुच्चय है, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर अलग से मैं बात कर लूँ तो जैसे मैं फाई और सी के मध्य संबंध देखूं, अगर मैं फाई और बी के मध्य देखा था, ए के मध्य देखूं, अगर मैं ए और सी के मध्य देखा था, अगर मैं बी और ए के मध्य देखूं। अब सुनना, अब यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन, ये बुक से एक्स्ट्रा है। फाई जो है वो फाई सबका उपसमुच्चय होता है, बोला है मैंने, इसलिए हमेशा ये आएगा। फाई सबका उपसमुच्चय होता है, ये आएगा। बी और ए में देखो तो ये तो उल्टी बात कर रहा है ना कि भाई बी के अंदर ए का उपसमुच्चय है क्या? नहीं है, इसलिए नहीं है, इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ये अपने पास में एक एग्जाम्पल नंबर 9 करवाया है, साइड में होता हूँ मैं, नोट करो इसको, देखो अच्छे से। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है ना, ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 9। अब इसके साथ में तुमको बताता हूँ मैं 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा, नोट कर लिया होगा तुमने इसको, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल लिखा, अब इसी के बाद में जो उपसमुच्चय लिखा था ना, इसी के बाद में अलग से लिखना शुरू करते हैं। देखो सुनना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, ये चीज़ लिखी मैंने। तो इसके अंदर ये वाला जो होगा ना, इसको तो बोलेंगे हम उपसमुच्चय। देखो इसको इसी तरीके से बना लेना और लिख लेना अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करता है, अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, बी को पीछे ए को आगे लिख देता है, वो उल्टा समझता है। नहीं, ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है ना। तो ऐसे के अंदर बी को क्या बोलेंगे? तो बी को बोलेंगे अपन अधिसमुच्चय। क्या बोलेंगे? अधिसमुच्चय। अच्छा ठीक है, ये तो ये एक बात। अब फिर इसके आगे कि किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे मैंने ए लिया, ए बराबर मैंने लिया कि ए लिया खाली, ठीक है ना। तो इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? तो देखो इसका एक उपसमुच्चय तो फाई होगा, और एक उपसमुच्चय ये ए खुद होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैंने लिया, इस बार मैंने ए बराबर तो लिखा ए और बी। इस बार देखना इसके कितने उपसमुच्चय बनते हैं। तो एक उपसमुच्चय फाई बनता ही है, एक उपसमुच्चय ये खुद बनेगा, ठीक है। एक उपसमुच्चय एक एक अवयव का बना देता हूं मैं, एक ए बन गया और एक बी बन गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगर बात समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना कि हाँ सर हमारे साहब आइए समझ में। तो देखो इसके कितने उपसमुच्चय बने, इसके कितने बने थे? 1 और 2। इसके कितने बने? 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। थोड़ा सा और बढ़िया बनाता हूँ क्वेश्चन को। अगर मैंने ए बराबर लिख दिया ए बी और सी, अब इसके उपसमुच्चय बनाना, सबसे पहला तो फाई बन जाएगा, फिर उसके बाद में ये खुद बन जाएगा, मतलब ए बी सी, ठीक है। अब उसके बाद में एक एक अवयव ले लो, ए, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में सी। अब 2-2 अवयव ले लेना, ए बी, फिर उसके बाद में ए सी, फिर उसके बाद में ए, अच्छा एक बी सी रह गया, तो ये बी सी। ये लो कितने बन गए, कोई छूटा तो नहीं है। देखो 3 अवयव का लेके बना दिया, 0 अवयव का लेके बना दिया, 1 अवयव का लेके बना दिया और 2-2 अवयव का भी लेके बना दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो जब अवयव 1 था तो कितने बने, जब 2 था तब कितने बने, जब 3 था तब कितने बने। शाबाश। इसका मतलब अब तुम समझने के लिए तैयार हो। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक पॉइंट लिखना कि क्या कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, और कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी उसे हम 2 की घात n से लिखेंगे। जहां n क्या है
तो n है अवयवों की संख्या, n क्या है, n है अवयवों की संख्या, ठीक है ना। तो 2 की घात n से लिखेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, मान लो किसी समुच्चय के अंदर 8 अवयव है तो उसके कितने उपसमुच्चय पॉसिबल है। अब सीधा बोलोगे 2 की घात 8, पूरा एक एक बनाना नहीं है, ये तो 3 अवयव तो थे तो मैंने बना दिया। जैसे 4 हो जाएंगे ना 16 हो जाएंगे, बनाने के अंदर यूं पसीने आ जाएंगे, और उसकी जगह 5 हो गए तो 2 की घात 5 मतलब 32 होगी, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन पेपर एक तरफ, एक अकेला क्वेश्चन एक तरफ, गलती से 6, 7, 8 आ गई तो क्या कर लेंगे, इसलिए केवल इतना करके फिर छोड़ देंगे इसको, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, इसको तो मिटा देता हूँ, ये ऐसे का ऐसा आप लिख लेना एक बार एग्जाम्पल के साथ में, और ये पूरा। अब मैं साइड होता हूं, अब इसको अच्छे से नोट करो। अब देखो स्टूडेंट, मेरे साथ में एक और चीज रिवाइज करना। अभी मैं जो आपको पॉइंट बताया ना, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जल्दी मैं वापस आपको एक बार लिखवा देता हूं कि उपसमुच्चयों की संख्या, देखो उपसमुच्चयों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 2 की घात n से। अच्छा, एक टर्म और आती है, आपको नहीं मिलेगी कहीं पे, लेकिन एक्स्ट्रा है, कुछ बता देता हूं मैं उसके बारे में। उसको हम बोलते हैं उचित समुच्चय, ठीक है ना, उचित उपसमुच्चय, उसको हम बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। तो देखो इसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे ना, इसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी बताया आपको कि a बराबर मैंने लिखा 1, 2 और 3, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे 5, फिर एक बनेगा 1, 2, 3, फिर एक बनेगा 1, एक बन जाएगा 2, एक बन जाएगा 3, एक बन जाएगा 1,2, एक बन सकता है 2,3, एक बन सकता है 1,3, और बन सकता है क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, ये बन गए। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इसके उपसमुच्चय। अगर मैं इसमें से केवल 1, 2, 3 को हटा दूं, क्योंकि ये एक खुद है, अगर इसको हटा दूं ना तो बाकी जो बचे उसको क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय। बाकी सारे क्या हैं, उचित उपसमुच्चय। जो उचित उपसमुच्चय क्या है, इसको मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या होगा, स्वयं छोड़कर शेष सभी, ठीक है ना। और अगर इसकी संख्या पूछ ले तो इसकी संख्या क्या होगी, तो इसकी संख्या होगी 2 की घात n, तो टोटल हो गए, उसमें से एक खुद को माइनस कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो है ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तुम जब कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो ना, तो उसके अंदर क्वेश्चन बनता है ना, तो समुच्चय उपसमुच्चय इतने इजी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आते ही नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आता है, सीधा ये आता है कि आपको अब क्वेश्चन कैसा देगा, तो क्वेश्चन आपको दे देगा कि a बराबर है 1, 2, 3, 15, ठीक है ना। मतलब ये कहाँ तक आ गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसको इसने इस तरीके से लिख दिया। अब बोलेगा कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या है, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखना, अब इसके ऑप्शंस क्या आएंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा 1024, ठीक है ना, बी आएगा 512, सी आएगा 1023 और डी आएगा 1025, ठीक है ना। अब इसमें से तुम कौन सा आंसर करोगे, ठीक है। अब ऑप्शन शायद सारी गलत कर दी क्या मैंने, कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको चेंज करके मुझे 10 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब तुम बताना इसमें से कौन सा वाला आंसर आएगा। तो सुनो ध्यान से, 1 से लेकर के 10 तक, मतलब इसमें टोटल अवयव कितने हो गए, 10 हो गए। इसका मतलब n अवयव, n का मान कितना आ गया, 10 आ गया जी। तो इसके टोटल उपसमुच्चय कितने बन 2 की घात n, मतलब कि 2 की घात 10, और 2 की घात 10 का मान शायद 1024 होता है, तुम चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को पता है 8 की घात 3 क्या होती है, 8 की घात 3 512 होती है। तो इसको मैं लिख दूंगा 2 की घात 3 गुणा 3 मतलब 512, 2 की घात 9 हो गई 512, इसका डबल कर दूंगा तो 2 की घात 10 वो 1024 आ जाएगी, ठीक है ना। मेरा याद करने का तरीका थोड़ा अलग है, जो इस तरीके से याद कर लेता हूँ मैं। अब ये तो ये अपने पास में ये बात 1024 जैसे अपन करेंगे ना, तुरंत 1024 पे अपन आंसर लगा देंगे। और फिर अपन ने क्या किया, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा, इसलिए ऐसी गलती हो गई। जब एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे तो कहेंगे ओहो ये क्या हो गया, गलती हो गई। कैसे, ये देखो क्या लिखा है, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, और उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की घात n माइनस 1, मतलब आपको 1024 में से -1 करके 1023 लिखना था, जो इसका सही आंसर होता। इसका मतलब ये नहीं, इसका सही आंसर कौन सा है, ये।
बात समझ में आ गई। अगर सिंपल क्वेश्चन आया खाली उसने पूछ लिया कि इसके कितने उपसमुच्चय संभव है, तो कितने उपसमुच्चय संभव है, तो 1024 उपसमुच्चय संभव है। अगर उसने पूछ लिया उचित उपसमुच्चय कितने हैं, तो 1023 इसके कुल उचित उपसमुच्चय होंगे। ठीक है ना, देख लो कोड बोर्ड पर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 10 है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ए बी है क्या। तो एक बात समझो, ए बी का उपसमुच्चय है तो उसके लिए सी और डी दिख रहे हैं क्या इसमें, इसलिए इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या बी ए का उपसमुच्चय है क्या, तो बी के भी अवयव इसमें दिख रहे हैं क्या, नहीं। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जो अपना हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए आज की क्लास को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट टाइप करना कि ये नहीं आया, और अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे 1.3 से, प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।